प्रणाम इंडिया, ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। आज बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की और मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से किसी की आज जयंती है अथवा पुण्यतिथि। दोनों अलग अलग वजहों से चर्चा में है। मौलाना आजाद का दिल्ली में जो मजार है वहां पे कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अर्जुन खड़गे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर उनको याद किया है। पंडित नेहरू इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत में कश्मीर के विलय के 75 साल पूरे होने पर देश के जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक लंबा आलेख लिखा है और इसमें उन्होंने विस्तार से बताया है तथ्यों के साथ कि कैसे कश्मीर के मामले में नेहरू ने बार बार गलतियां की, जिसके कारण यह एक समस्या बन गई और देश को इसके नतीजे भुगतने पड़े। उन्होंने इस लेख में वो मिथक भी तोड़ने का प्रयास किया जो हमें बताया जाता है कि कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इस लेख में बताया गया है कि देश के स्वतंत्र होने से पहले ही हरि सिंह ने यह प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन नेहरू ने ही इससे इनकार कर दिया था। तो पहले बात करते हैं मौलाना आजाद की। मौलाना आजाद को लेकर खड़गे ने जो ट्वीट किया है तो उन्होंने लिखा है, जैसा खड़गे जी के शब्द है मैं आपको बता रहा हूं, वह यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वह देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने में विश्वास करते थे और धार्मिक आधार पर देश के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और वो कोई 6 महीने साल 2 साल के लिए नहीं, पूरे 11 साल तक 1958 में जब उनकी मृत्यु हो गई तब तक वो इस मंत्रालय का कामकाज देखते रहे। और उनके बाद जो उन्होंने जो नींव डाली स्वतंत्र भारत में लोग क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और किस तरह से जो है जो हम देखते हैं कि इतिहास से जो है इस्लामी आक्रांताओं, इस्लामी शासकों का जो खूनी इतिहास है उस पर पर्दा डाल दिया गया। इसकी शुरुआत ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही की थी। उनके बाद भी जो है सो कई, चाहे वो हुमायूं कबीर हो या फखरुद्दीन अली अहमद जैसे हो जो मुस्लिम शिक्षा मंत्री थे, या जो वामपंथी शिक्षा मंत्री हुए उसके बाद, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे फिर बढ़ाया। इसका एक ही मकसद था कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं को उनके ज्ञान से वंचित कर दो। जो हिंदू परंपराएं हैं उसके लिए इस तरह का माहौल बनाओ कि वो सब अंधविश्वास लगे और इससे हिंदुओं को जो है खुद में ही हीन भावना का, शर्मिंदगी का एहसास उनके भीतर पैदा करो। उनको लगे कि हमारे पास जो कुछ है, अगर ये मुस्लिम शासक ना आए रहते या अंग्रेज ना आए रहते तो हमारे पास कुछ नहीं होता। इस तरह की भावना पैदा करने के हिसाब से शिक्षा का मॉडल डिजाइन किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि जो भारत का शैक्षणिक मॉडल हो उस पे जो है ईसाइयत और इस्लाम का प्रभुत्व साफ साफ झलके। यही इन लोगों ने जो मनोरंजन की कला की दुनिया उसमें भी यही सुनिश्चित किया। यही कारण है कि जो बॉलीवुड का इतना हिंदू फोबिक चरित्र आप देखते हैं उसकी नींव इन लोगों की ही डाली हुई है। कुल मिलाकर मकसद ये था कि हिंदुओं को अपनी पहचान को लेकर जो है इतनी शर्मिंदगी हो जाए कि स्वतंत्र भारत में उसकी कभी चर्चा ही ना हो और इस्लामियत, ईसाइयत इसका जो है वर्चस्व जो है दिखे। इसकी नींव डालने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब आप समझ सकते हैं कि कितने धर्मनिरपेक्ष आदमी थे। विभाजन के कितने बड़े विरोधी थे यह जानना है तो राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी है, भारत विभाजन के गुनहगार। तो वो उस किताब में उन्होंने बताया है कि उस समय जो है भारत विभाजन के प्रस्ताव को लेकर जो कांग्रेस की बैठकों में चर्चा होती थी, उन बैठकों के दौरान क्या होता था। तो उन्होंने बताया कि गांधी जी को तो सारी बातें विस्तार से नहीं बताई जाती थी। उन बैठकों में जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे कृपलानी साहब, वो सोए रहते थे। नेहरू अपने मन की हाँकते थे और ये आजाद साहब वहां बैठ के जो है सिगरेट के कस उन बैठकों में लिया करते थे। कि इजराइल से जो भारत की, मोदी के आने से पहले तो इजराइल से जो भारत की दूरी दिखती है, भी पीछे यही आजाद साहब थे। ये जब तक जीवित रहे इन्होंने यह सुनिश्चित किया अपने प्रभाव से, नेहरू पे इनका जो प्रभाव था उससे सुनिश्चित किया कि वैश्विक मंचों पर भारत हमेशा इस्लामी राष्ट्र के साथ ही खड़ा दिखे। इनका कहना था कि अगर आप इजराइल के साथ चले जाएंगे तो भारत के अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम नाराज हो जाएंगे और पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाकर जो है देश में सांप्रदायिक सद्भाव का जो है माहौल वो खराब कर सकता है। हम बात करते हैं नेहरू की, जिनके बारे में विस्तार से जो है किरण रिजिजू साहब ने लिखा है। उन्होंने बताया है कि अपने लेख में कि यह मिथक है कि राजा जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह,
वो नहीं चाहते थे कि भारत का में उनकी रियासत का विलय हो। रिजिजू ने बताया है कि मतलब अगस्त में भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए हैं, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने जुलाई में ही नेहरू को प्रस्ताव भारत में विलय का भेजा था। नेहरू ने उस समय इससे इनकार कर दिया था। उसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। जब अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना घुस जाती है कश्मीर में, घुसपैठ हो जाती है, तब भी जो है नेहरू नहीं चेते। इस हमले पर, पाकिस्तानी हमले के अगले दिन जो है उन्होंने जो हरि सिंह है उनके प्रधानमंत्री थे उस समय, 21 अक्टूबर 1947 को हमले के अगले दिन 20 अक्टूबर को जो है पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। 21 अक्टूबर को नेहरू ने उस समय जो हरि सिंह की रियासत के प्रधानमंत्री थे एमसी महाजन, उनको पत्र लिखा और उसमें कहा कि अभी हम भारत के विलय की घोषणा नहीं कर सकते, इससे जो है गलत संदेश जाएगा। और वो उनको सुझाव देते हैं, और ये सुझाव जुलाई में भी दिया था जब महाराजा हरि सिंह ने प्रस्ताव भेजा था कि आप एक अस्थायी सरकार का गठन करिए। और उसके लिए जो है नेहरू अपने मित्र जो है शेख अब्दुल्ला का नाम सुझा रहे थे। ये शेख अब्दुल्ला जो है आज के जो फारूक अब्दुल्ला है उनके अब्बा थे और नेहरू के जो है करीबी मित्र थे। पहली तो गलती यहाँ पे की कि विलय में जो है नेहरू ने देरी की, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल एजेंडा था, निजी महत्वाकांक्षा। वो चाहते थे कि वो उसको लेके वो पूरी तरह मुकम्मल हो, तो उसके बाद ही कश्मीर के विलय की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा क्या है कि जो अक्टूबर 1947 में फिर बाद में आके जो है विलय हो जाता है, हरि सिंह जो है वो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये वही दस्तावेज थे जिस पर हस्ताक्षर करके अन्य रियासत भारत में शामिल हुए थे। तो सेम डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उसको जो है जब विलय हो गया, जब हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया, तो सबके अस्थायी विलय थे, लेकिन नेहरू ने कश्मीर के मामले में इसे अस्थायी विलय घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र में जो पहली इस मामले को आर्टिकल 35 है जो विवादित जमीन के लिए है, इसके तहत ये मामला उठाया गया है, जबकि आर्टिकल 51 के तहत ये मामला उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ करके यहाँ जमीन पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ ये गलत आर्टिकल के तहत ये मामला उठाया गया। तो जो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित हुआ उसमें 3 शर्तें रखी गई। पहला कि युद्ध विराम, दूसरा जो है कश्मीर से पाकिस्तानी सेना की वापसी, और फिर उसके बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन नेहरू ने क्या किया कि यह तय था कि ये दोनों शर्त पूरी होने के बाद जनमत संग्रह होगा, लेकिन नेहरू ने ऐसा माहौल बनने दिया जिससे लगे कि भारत जो है कश्मीर में जनमत संग्रह नहीं चाहता है, वो उसका विरोधी है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि पहले पाकिस्तानी सेना वापस हो जाती, उसके बाद वहां जनमत संग्रह होता। हम जानते हैं कि आज तक भी पाकिस्तानी सेना जो है वो वापस नहीं हुई। आज भी जो है जिसको हम गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं वो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो कायदे से जो है वो जो है सो छोड़ना था, उसके बाद यहाँ जनमत संग्रह होना था। लेकिन नेहरू ने इसको उस तरीके से नहीं उठाया, जिसके कारण यह जो है पूरी दुनिया में इस तरह को इस मिथक को प्रचारित किया गया कि जो है भारत जो है कश्मीर में जनमत संग्रह का विरोधी है। जैसा हम आपको बता चुके हैं कि हरि सिंह ने जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए वो उसी तरह के थे जो देश के अन्य रियासतों ने किया था। लेकिन नेहरू ने क्या किया कि यहाँ आर्टिकल 370 लागू कर दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब उसी दस्तावेज से अन्य रियासत देश के हिस्से बन गए, उनको किसी विशेष तरह उनको दर्जा देने की आवश्यकता नहीं थी। तो कश्मीर के मामले में ऐसा क्यों था? स्पष्ट है कि कश्मीर में नेहरू का पर्सनल एजेंडा था, निजी महत्वाकांक्षाएं थी, अपने लोगों को वो वहां सत्ता में बिठाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लगातार बार बार जो है गलती करते गए। आप समझ सकते हैं इन तथ्यों से कि मौलाना आजाद हो या पंडित नेहरू हो, जिनको सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल बताया जाता है, धर्मनिरपेक्ष बताकर पेश किया जाता है, उनके मन में हिंदुओं को लेकर जो है किस तरह की घृणा भरी हुई थी। आप देखिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण सिर्फ देश की राजनीति में नहीं हुआ है, यह जो है अगर यह भी देश नीति में यह होना कि हम हमेशा चाहे कोई भी स्थिति हो हम जो है इस्लामी मुल्क के साथ ही खड़े होंगे, यह भी तो वैश्विक मंचों पर मुस्लिम तुष्टीकरण की ही नीति को आगे बढ़ाना है ना। तो इस नीति का इन लोगों ने बीजारोपण किया। इसके बावजूद जो है इन लोगों को जो है धर्मनिरपेक्षता के झंडे वरदार के तौर पे पेश किया जाता है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।